परी बन गई बहू। पुष्पा जी का बेटा अमन पूरे 30 साल का हो चुका था। पुष्पा जी के परिवार में उनके पति और इकलौता बेटा अमन ही था। पुष्पा जी अपने बेटे अमन की जल्दी से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अमन था कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अमन जो नौकरी करता था उसमें उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी। एक दिन सुबह के वक्त अमन के पिता कहते हैं, अरे अमन बेटा, तुम जल्दी कोई नौकरी बदल लो। इतनी कम तनख्वाह में तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा आप तो जानते हैं ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो लोगों को नई नौकरी मिलना तो दूर, पुरानी नौकरी बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, वैसे बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन क्या करें, तेरी उम्र 30 साल की हो गई है और अगर जल्दी तेरी शादी हुई नहीं तो क्या होगा आगे चलकर। अरे मम्मी पापा, मैं बार बार शादी की बात सुनकर बहुत थक गया हूँ, और ये सुबह ऑफिस जाते वक्त ये सब बातें नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन मैं भी क्या करूँ बेटा, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। जल्दी से घर में बहू आ जाए, घर के काम काज में मेरा थोड़ा हाथ बंटवा दे तो मुझे भी कुछ सहारा मिले ना। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कभी आपको लड़की पसंद नहीं आती और कभी मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं अमन बेटा, अभी तुम आराम से ऑफिस जाओ। मेरे दूर के एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया था, उनकी रिश्तेदारी में कोई लड़की है, कल हमें उसे देखने जाना है। फिर से लड़की देखने जाना है पापा? मैं परेशान हो चुका हूँ ये बार बार नई नई लड़कियां देख देख कर। अरे अब ये तो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें इसमें भी कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं कल आपके साथ लड़की देखने चलूँगा। अमन परेशान होकर अपने ऑफिस चला जाता है और अगले दिन अमन और उसके मम्मी पापा लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, ये हमारी बेटी है सुधा, बहुत संस्कारी है हमारी बच्ची। जी हाँ, आपकी बेटी तो दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो आप भी बता दीजिए। देखो बहन जी, दिखने में तो आपका बेटा भी काफी अच्छा दिखता है, बस अब यही जानना बाकी रह गया है कि आपका बेटा कमाता क्या है। मेरी तनख्वाह 20,000 है। हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और तनख्वाह और बढ़ जाए। जी हाँ, मेरा बेटा पूरी कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी उसको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है, शादी के बाद भी अगर आपके बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी 20,000 में आजकल होता ही क्या है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। देखा माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ आपको लड़की पसंद आ जाती है वहाँ पर मेरी कम तनख्वाह के चलते कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। ये सारी बातें हम घर चलकर भी तो कर सकते हैं। अमन, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अमन अपने परिवार के साथ वापस घर लौट आता है। कुछ दिनों के बाद पुष्पा जी एक नया रिश्ता लेकर अमन के पास जाती हैं। अमन बेटा, देखो मेरी सहेली की बेटी है, इसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। ये लोग कल ही हमारे घर आ रहे हैं। ओहो, फिर से लड़की देखनी पड़ेगी क्या? एक आखिरी बार, और मुझे लग रहा है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता जरूर हो जाएगा। अगले दिन पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी को लेकर उनके घर आती है और दोनों परिवारों में आपस में बातचीत होती है। देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे बेटे की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है अगर आपका बेटा 20,000 रुपए कमाता है। लड़का भाई अच्छा होना चाहिए, पैसों का क्या है, वो तो बाद में भी कमा लेगा। ये हुई ना बात, फिर तो हमारे बच्चों का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। बस अमन अपना जवाब बता दे। अमन बेटा, तुम्हें मेरी बेटी पसंद तो है ना? क्या मैं इस बात का जवाब 1-2 दिन में दे सकता हूँ? मेरा मतलब अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी जल्दी कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है।
पुष्पा जी की सहेली अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। उनके जाने के बाद अमन नाराज होते हुए अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, आपने देखा वो लड़की दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है। उस लड़की को तुम्हारी कम तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन अमन पुष्पा जी की सहेली की बेटी के साथ शादी करने को तैयार ही नहीं होता। फिर से वही बात हो गई। कभी लड़की सुंदर नहीं मिलती, और अगर लड़की सुंदर मिलती है तो तुम्हारी तनख्वाह की वजह से रिश्ता नहीं हो पाता। अमन अपने मम्मी पापा की बातों से परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। अमन बहुत परेशान था। वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी पार्क में पीछे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। कौन है? कौन वहाँ रो रहा है? मैं हूँ, इन पेड़ों के पीछे। अरे लेकिन तुम कौन और पेड़ों के पीछे क्या कर रही हो? तुम तो दिखने में किसी परी की तरह लग रही हो। मैं परी ही हूँ, मेरा नाम परी है। अरे तुम्हारा नाम क्या? तुम तो बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत हो। लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और इतनी रात को पार्क में अकेले क्यों बैठी हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। मेरे माँ बाप दोनों का निधन हो चुका है। कुछ गलत लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं यहाँ आकर छुप गई। अरे लेकिन तुम यहाँ कब तक छुपी रहोगी? तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। अरे रो मत, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगी। अमन उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर पुष्पा जी हैरान हो गई थी। वो लड़की 4-5 दिन अमन के घर पर ही रहती है। उस लड़की का व्यवहार देखकर अमन के पिता भी बहुत खुश थे और इसीलिए एक दिन सुबह के वक्त, देखो बेटी, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी कब से वही बात सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं परी को अच्छा लगे भी या नहीं। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन अगर अमन जी कहेंगे तो ही मैं उनसे शादी करूंगी। मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया था। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और फिर तुम्हें मेरी कम पैसों वाली नौकरी से भी तो कोई परहेज नहीं है। नहीं, मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरह पुष्पा जी को परी के रूप में एक बेहद खूबसूरत बहू मिल गई। दूल्हे का फूफा। अरे रिन्नी बहू, तेरे फूफा ससुर आ रहे हैं। घर को फिर से चमका दे, दूध को फाड़ कर रसगुल्ला बना ले, और हाँ, आरती की थाली तैयार रखना। रिन्नी सर पर हाथ रख लेती है। क्या बात है माँ जी, अब तो बुआ जी की शादी को 30 साल हो गए, लेकिन फूफा जी की खातिरदारी तो ऐसे होती है जैसे। अरे बहू, तुझसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या। तेरे ससुर जी से उनकी माँ मरते वक्त यही मांग गई थी कि कुछ भी हो, उनके दामाद की खातिरदारी हमेशा रहनी चाहिए। तो बेटा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर में एक छोटी सी हाइट का पतला सा आदमी घर के अंदर आता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, घर में मेहमान आने वाले, भागो यहाँ से निकलो। अरे क्या बदतमीजी है, घर के किसी बड़े को बुलाओ। तभी वहाँ रिन्नी बहू आ जाती है। अरे फूफा जी आप आइए आइए, ये नौकरानी है घर की, इसे कुछ पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं, घर पर काम पर रखा था तो परिवार वालों की फोटो नहीं दिखाई थी एल्बम में। अरे ला जी, अब हम एल्बम में फोटो क्यों देखे? काम करे कि रिश्तेदारी का पावर पॉइंट बनाए।
हाँ बताओ तो जरा। तभी रिन्नी की सास आ जाती है। अरे बहुत बोलती है ये, अरे चुप हो जा यहाँ से। रिन्नी, आरती की थाली लिया, फूफा जी की आरती उतार ले। अब क्या, जितना उतारना था नौकरानी को आगे रखकर उतार ही दिया ना। न जाने किस घड़ी में इस घर की बेटी से ब्याह कर लिया। न माँ को सहूर था न ही भाभी को। माफ करिए जी, मैं अभी आई। किसी तरह घर के सभी सदस्य मिलकर फूफा जी को समझाते हैं, माफी मांगते हैं और मिन्नतों के बाद तो जीजा जी कैसे आना हुआ? बहन बता रही थी कोई खास काम है। वैसे तुम लोगों से क्या खास काम हो सकता है? खास काम तो खास लोगों से होता है और तुम लोग ठहरे आम इंसान। रिन्नी पति की तरफ देखती है। पति उसे शांत रहने को कहता है। वैसे फूफा जी, मैंने बेटे की शादी तय कर दी है, शादी की तैयारी रखिएगा। अच्छा, क्या तैयारी करनी है? देखो पैसे वैसे चाहिए तो अभी बता दो। वैसे भी ससुराल इतना फक्कड़ रहा है कि बस पूछो मत। रिन्नी को आ जाता है गुस्सा। इज्जत जो आपको महाराज की तरह दे वो ससुराल फक्कड़ कहाँ फूफा जी। और पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप और बुआ जी आ जाइए, यही सम्मान होगा। आ जाएंगे, लेकिन कौन है लड़की वाले? और हाँ, मेरे जैसे ससुराल में शादी तो नहीं कर दी। अरे जीवन भर बीवी को तौर तरीके ही सिखाते रह गए। देख लो, लड़की के बाप से बात कर लो, क्या क्या दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम लोगों की तरह तुम लोगों को भी कुछ ना मिले सिवाय लड़की के। सभी को फूफा की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन करते भी तो क्या, मरी माँ की आखिरी ख्वाहिश को मानकर शांत रहते हैं। उनके जाने के बाद मैंने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा। कुछ नहीं होता था इन लोगों के पास। बाबूजी ने बिजनेस शुरू करवाया, पैसे देकर घर खरीदवाया, बिजनेस का गुण सिखाया और आज अपने ससुराल को भला बुरा बोल रहा है। पर माँ, बुआ कुछ क्यों नहीं कहती? उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए ना अपने मायके के लिए। अरे क्या करे वो बेचारी, जब से शादी हुई है उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं। बस घर का काम और पति की हाँ पर हाँ। कभी माँ बाप ने सिखाया ही नहीं कि अपने हक के लिए खड़े हो। रिन्नी और सास के बीच आई गई हो जाती है कि एक रोज रिन्नी के ससुर जी कहते हैं, अरे क्या क्या तैयारियां चल रही है शादी की? वो क्या है ना, कमला बुआ आ रही है, फोन आया था। क्या? फूफा जी भी आ रहे हैं साथ में। वैसे भी आज हम लोग मेरे बेटे के होने वाले ससुराल जा रहे हैं। माँ, तुम बुआ को देख लेना, मैं और रिन्नी तो नहीं होंगे, हमारा जाना जरूरी है। अरे क्या पता बेटा, लेकिन अगर वो साथ आए तेरी बुआ के तो घर पर तो बवाल मचा देंगे। बेटा करता भी तो क्या, नहीं गया अपने बेटे के ससुराल और माता पिता के साथ बैठकर बुआ और फूफा जी का इंतजार कर रहा था कि तभी बुआ आती है। अरे वाह मेरी बहना, बड़े दिन बाद आई। हाँ हाँ कमला दीदी, आपके पतिदेव तो आए थे, आप भी साथ आ जाती। क्या हो गया, दोनों साथ घूमते नहीं है क्या? भाभी, वो आपने अपने पोते की शादी तय कर दी है ना, तो उसके लिए ही भेजे थे ये हमको। पर बुआ जी, हम लोगों को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बेटे की शादी है, हाँ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। भाभी की बात सुनकर बुआ की आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे दीदी, मायके आई हैं, खुश होइए। बिटिया मायके आकर फ्री होती है और आप हैं कि मन में भार ली हुई है। क्या हो गया बताइए? अरे क्या बताऊं भाभी, इन्होंने ही भेजा है। बोला है आप लोगों को साफ साफ बोल दूं कि शादी में ससुराल की तरफ से इनको सोने की चेन और 5,000 रुपये का चढ़ावा लड़की वालों से बोल कर दिलवा दे, नहीं तो ये शादी में नहीं आएंगे। मुझे भी धमकाया है कि नहीं तो मुझे अकेले ही भेज देंगे। और ये क्या बात होती है बेटा, हम लोगों ने तो किसी भी तरह के लेन देन के लिए मना कर दिया है। लड़की अच्छी है और उनकी माता पिता इतने सक्षम नहीं है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वही आप लड़की वालों को बोलकर इन्हें दिलवा दीजिए ना, बाकी सोने की चेन का इंतजाम तो कर लूंगी मैं। अरे वो तो है मेरे पास, वही दे देंगे। रिन्नी बहू, जाकर सुनार के यहाँ से पॉलिश करवा लेना या तुड़वा कर नई ले लेना। बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं आज भी आप लोगों पर बोझ बनी हूं ना भाभी। अरे कैसी बात कर रही हो, माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई और भतीजा तो है ना। जीजा जी को बोलना सब कुछ मिलेगा, परेशान ना हो बस। शादी वाले दिन लड़की के पिता कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब, ये पैसे और सोने की चेन। वैसे आप लोगों की औकात क्या इतना ही देने की है? और क्या क्या दे रहे हैं आप लोग दहेज में? या आपकी शादी भी ऐसे ही हो रही है जैसे मेरी हुई थी, फक्कड़।
नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों को बिल्कुल लालची लोग नहीं मिले। बहुत ही समझदार हैं ये लोग। लड़की को ही दहेज मानते हैं। लेन देन के नाम पर भी सिर्फ यही लिया है जो आपके हाथ में है। हम तो खुश नसीब है कि हम लोगों को कोई मांगने वाला नहीं, ससुराल के कंधे पर रहने वाला दामाद नहीं, बल्कि अपने बल पर अपनी बीवी को संभाल लेने वाला दामाद मिला है। ये सुनकर फूफा जी का मुंह उतर जाता है और उसके बाद फिर वो कभी कोई डिमांड नहीं करते।